है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पेज नंबर 608 पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही जो हमने पढ़ी हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनके एनालिसिस के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। टूल्स ऑफ एनालिसिस यानी कि किस बेसिस पे एनालिसिस की जाती है, कौन कौन से तरीके हैं एनालिसिस करने के। 3 तरीके हैं, कॉमन साइज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। वन बाय वन इन तीनों को पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज क्यों किया जाता है। सबसे पहले नो द करंट पोजीशन, कि इस वक्त करंटली बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसके कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, इनकम कितनी हो रही है, एक्सपेंसेस कितने हैं, कैश की क्या पोजीशन है। तो करंट पोजीशन देखने के लिए एनालिसिस किया जाता है। नंबर 2, एलिमिनेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ़ एनी। डिस्क्रिपेंसीज यानी कहीं पे कोई मसला, कोई ख़राबी बिजनेस की वर्किंग में नज़र आ रही है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। वो तभी पता चलेगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी, उनका एनालिसिस किया जाएगा, तभी मालूम होगा कि कहाँ पे बिज़नेस के लिए कौन सी जो एक्टिविटी है वो बेनिफिशियल नहीं रही है। फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, इन्हीं की बेस पे, करंट स्टेटमेंट्स की बेस पे फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं इनकम स्टेटमेंट में कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए की जाती है कि कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। नंबर 4, मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फ्रॉड। तो एनालिसिस की मदद से फ्रॉड, मिस्टेक्स, उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता है। सबसे पहले कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है। अ कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्लेज लाइन आइटम्स एज अ परसेंटेज ऑफ वन सिलेक्टेड और कॉमन फिगर। हम करते हैं क्या है कॉमन साइज एनालिसिस में कि हम एक फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम 100% कंसीडर करते हैं। किसी एक फिगर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100% यानी कि बेस फिगर कंसीडर करते हैं, उसको 100% बना लेते हैं, फिर उसकी बेसिस पे बाकी सारे फिगर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रही है एक इनकम स्टेटमेंट की एग्जांपल है। यहाँ पे रेवेन्यू पहले अमाउंट की फॉर्म में दिया है, जैसे हमेशा इससे पहले हम करते रहे, उसके साथ परसेंटेज की फॉर्म में दिया है। तो हम करते हैं क्या, ये जो रेवेन्यू है यानी कि जो सेल्स है, इसकी अमाउंट को हम 100% कंसीडर कर लेते हैं एज अ बेस अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम इसी की बेसिस पे बाकी सबको कैलकुलेट करते हैं। तो रेवेन्यू को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं है, उसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कंसीडर किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 100% कंसीडर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100% क्यों है, क्योंकि इसकी अमाउंट 1 लाख थी, इसको 100% मान लिया। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 70,000 था, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को परसेंटेज में किस तरह कैलकुलेट करना है कि 70,000 को हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख पे, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो बेस अमाउंट है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 70% आ जाएगा। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000, इसको भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि बेस थी उसी के ऊपर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जितने भी अमाउंट हैं इन सब को हम बेस अमाउंट के ऊपर डिवाइड करेंगे। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैसे नॉर्मली रेवेन्यू की अमाउंट होती है, तो रेवेन्यू के ऊपर इन सबको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो ये सारे परसेंटेज में चेंज होते जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे कॉमन साइज एनालिसिस कहा जाता है कि हम एक फिगर को बेस फिगर के तौर पे 100% ले लेते हैं और बाकी सब को उसी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज में चेंज करते जाते हैं। ये हमने कर लिया इनकम स्टेटमेंट का। बैलेंस शीट में हम किस तरह करते हैं, बैलेंस शीट में हम नॉर्मली टोटल एसेट्स की जो अमाउंट होती है उसको 100% लेते हैं, फिर बाकी सबको उसी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो ये कॉमन साइज एनालिसिस है। क्रिएटिंग कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेक इट ईजियर टू एनालाइज अ कंपनी ओवर टाइम एंड कंपेयर इट विद इट्स पीयर्स। क्यों ये किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कंपनीज को। सबसे पहली बात ये कि कंपनी को जो है, अगर अमाउंट में आप देखें तो ये एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सही है या नहीं है, नेट इनकम अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, एक एक अमाउंट को देखना पड़ता है। अब ये तो एक छोटी कंपनी है, नॉर्मली अमाउंट जो है वो डॉलर्स में और थाउजेंड्स में होती है, $1,000 में होती हैं, तो उस अमाउंट की बेसिस पे कमेंट करना कंपनी की वर्किंग के ऊपर मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, उससे आसानी हो जाती है। अब देखें जैसे हम देख रहे हैं कि 100% रेवेन्यू है, उसके मुकाबले में सिर्फ 10% नेट इनकम है, तो हम ये पता चल रहा है कि हमारी नेट इनकम बहुत ही कम रह गई है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 30% हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा, हमें इसको कम करना चाहिए। तो परसेंटेज की बेसिस पे हम कंपनी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। एक कंपनी को बाकी जो पीयर्स यानी कि जो दूसरी कंपनीज हैं इंडस्ट्री की, उनसे कंपेयर कर सकते हैं, और कंपनी को ईयर वाइज भी, ओवर टाइम भी कंपेयर कर सकते हैं।
इस कॉमन साइज एनालिसिस को वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। वर्टिकल क्यों? क्योंकि हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना और नीचे तक कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है रेवेन्यू से स्टार्ट होके नेट इनकम तक हम कैलकुलेशन करते जाते हैं। तो ये वर्टिकली हो रहा है क्योंकि वर्टिकल लाइन इस तरह होती है, तो इसीलिए इसको वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। अब इस कॉमन साइज या वर्टिकल एनालिसिस का एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम 14.1 पेज नंबर 658 पे, सब ज़ीरो इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स कैंपिंग इक्विपमेंट। ये कंपनी है जो कि कैंपिंग इक्विपमेंट बनाती है। शोन बिलो फॉर करंट ईयर आर द income statement for the company and a common size summary for the industry in which the company operates. Notice that the percentages in the right hand column are not for Sub-Zero Incorporation but are average percentage for the industry. ये जो है नेट इनकम स्टेटमेंट बना के एक दी हुई है, उसकी अमाउंट्स दी हुई हैं सब ज़ीरो इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी की, और उसके साथ जो परसेंटेजेस दिए वो इस कंपनी की नहीं बल्कि वो इंडस्ट्री एवरेज है, यानी कि ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है वो इंडस्ट्री है कैंपिंग इक्विपमेंट की। तो इस सब ज़ीरो इनकॉर्पोरेशन के अलावा और बहुत सी कंपनीज होंगी जो कैंपिंग इक्विपमेंट बना रही होंगी। उन सारी कंपनीज़ की जो भी इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट होगी उनकी एवरेज निकाली हुई है और उसको परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे कहा जा रहा है इंडस्ट्री एवरेज। या और साथ इस एक कंपनी की अमाउंट दी हुई है, तो एक कंपनी की अमाउंट्स और पूरी इंडस्ट्री की एवरेज दी हुई है। हमने क्या करना है, प्रिपेयर अ 2 column common size income statement. The first column should show for Sub-Zero Incorporation all items expressed as a percentage of net sales. कहा जा रहा है कि सारे आइटम्स सब ज़ीरो के उनको शो करें एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल, यानी नेट सेल को 100% लें और बाकी सबको इस सेल के ऊपर डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखें। सेकेंड कॉलम शुड शो द इक्विवेलेंट इंडस्ट्री एवरेज फॉर द डाटा गिवन इन द प्रॉब्लम। पहले कॉलम में आप ये लिखें, दूसरे में ये जो डाटा दिया हुआ इंडस्ट्री एवरेज का परसेंटेज में सेम एज इट इज़ इसको इस तरह लिखें। द पर्पस ऑफ दिस कॉमन साइज स्टेटमेंट इज टू कंपेयर द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ सब ज़ीरो विद द एवरेज फॉर द इंडस्ट्री। पर्पस क्या है कि सब ज़ीरो के हम परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री की ओवरऑल ऑन एवरेज परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन सबको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, किसकी बेसिस पे, सेल की बेसिस पे। वो हम किस तरह करेंगे, सेल को हमने 100% कंसीडर किया, ठीक है, सेल की जगह पे हम लिख देंगे 100%। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमने इंडस्ट्री एवरेजेस बिल्कुल ऐसी लिख ली, सारी हेडिंग्स लिख ली, सेल्स को हमने 100% मान लिया। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को परसेंटेज में कैलकुलेट कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट 9800,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि 20,000,000। तो ये आ जाएगा 0.49, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 49% आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हमने 49 लिख लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्रॉस प्रॉफिट का करेंगे। अब ये है क्या ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये वो प्रॉफिट है जो ये बताता है कि जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिए तो फिलहाल करंटली सिर्फ इस कॉस्ट की बेसिस पे कितना प्रॉफिट है। तो ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है बल्कि ये एक ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस और नेट में आपको फ़र्क बताया था मैंने, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट नहीं है। नेट क्यों नहीं, क्योंकि अभी इसमें से और बहुत से एक्सपेंसेस निकलना बाकी हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें सेलिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव है वो माइनस किए हैं, इनका टोटल निकाल के इसको माइनस किए तो ऑपरेटिंग इनकम आएगी। फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस किए तो नेट इनकम आ रही है। रिटर्न ऑन एसेट क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो 3 तरह के प्रॉफिट जो है नेट इनकम में आ रहे हैं, एक है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम, और उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो है जिसमें सेल्स में से या रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सिर्फ माइनस करके निकाला हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाला है, और फाइनल नेट प्रॉफिट वो है जिसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं। तो अभी हमने इन सब को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो इन सारी अमाउंट को हमने सेल के ऊपर डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब इस तरह से परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये अमाउंट्स आ जाएंगी। इंडस्ट्री एवरेज हमने साथ लिखी हुई थी, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी किया था। अब हमने कंपेयर करना है इन दोनों को। हमें क्वेश्चन में कहा था कि कंपेयर करें और बताएं कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस सब ज़ीरो की कैसी है इंडस्ट्री के मुकाबले में। तो हम ये देख रहे हैं कि सेल तो ऑब्वियसली दोनों में 100% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले 57% पूरी इंडस्ट्री की है, यानी और इंडस्ट्री में 5, 6, 7 जितनी भी कंपनी है उनकी एवरेज जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 57 है, लेकिन इससे एक कंपनी की 49 है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारी कंपनी की कॉस्ट जो है वो पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है।
यानी बाकी सब वो बहुत ज़्यादा कीमत पे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, एक हम हैं जो कम कीमत पे खरीद रहे हैं। तो ये एक फेवरेबल ट्रेंड है, यानी कि ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की कॉस्ट पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है। पूरी इंडस्ट्री की 57 बन रही है ऑन एवरेज, यानी किसी एक कंपनी की 56 होगी, किसी की 54 होगी, किसी की 52 होगी, लेकिन हमारी कंपनी की 49 है, जो कि सबसे कम है। तो फेवरेबल एक ट्रेंड ये है इस कंपनी का। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट पूरी इंडस्ट्री का 43 है, लेकिन हमारी कंपनी का 51 है। तो पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है, ये भी एक बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो आपने सबसे पहले ये नोट करते जाना है कि क्या क्या फेवरेबल है और क्या क्या अनफेवरेबल है। ये दो फेवरेबल हो गए। अब एक्सपेंसेस पे आते हैं। हमें पता है कि एक्सपेंसेस जितने कम हो उतना अच्छा है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा कब इंडस्ट्री का 16 है, लेकिन हमारी कंपनी का 21 है। तो ये एक अनफेवरेबल बात है कि हमारी कंपनी जो है वो सेल्स पे एक्सपेंसेस पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा कर रही है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो इंडस्ट्री का 20 है और हमारा 17 है। तो इसका मतलब है कि ये भी फेवरेबल है कि हमारी कंपनी का जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो पूरी इंडस्ट्री से कम है। सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि अपनी कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए हमने जो खर्चे किए, वो एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, ठीक है, फ्री सैंपल्स हो सकते हैं सेल्स के लिए जो दिए, और बहुत सी स्ट्रेटजीज। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में रिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मौजूद हैं, जैसे बिजली का बिल आपने दिए, ऑफिस स्टाफ की सैलरीज दी हैं, तो ये जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये हमारे कम है। इसका मतलब है कि हम जो है अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। टोटल एक्सपेंसेस अगर देखें तो हमारी कंपनी के जो है वो ज़्यादा हैं और इंडस्ट्री के कम हैं। ये किसकी वजह से है? ये सेल्स की वजह से हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ये एक अनफेवरेबल ट्रेंड है कि हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा हैं। बेशक 2% है लेकिन ज़्यादा है। ऑपरेटिंग इनकम इंडस्ट्री की 7 है, हमारी कंपनी की 13 है। ऑलमोस्ट डबल आप कह लें, 17 और 13। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में डबल है। काफ़ी अच्छा साइन है, फेवरेबल बात है। इनकम टैक्स पूरी इंडस्ट्री 3% दे रही है, हमारा 6% है। तो ये भी बहुत फेवरेबल है कि हमारा इनकम टैक्स भी वो अनफेवरेबल है कि हमारा इनकम टैक्स पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन इनकम टैक्स एक ऐसी चीज़ है कि उसकी बेसिस पे आप कंपनी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी के अपने कंट्रोल में नहीं है, ये इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो इसलिए इसको फेवरेबल या अनफेवरेबल होने से हमेशा माइनस कर दिया जाता है। दूसरा, नेट इनकम लास्ट चीज़ है। पूरी इंडस्ट्री की 4% है, हमारी कंपनी की 7% है। तो एक अच्छा फेवरेबल ट्रेंड हमारी कंपनी के फेवरेबल है। ये कंपनी के लिए अच्छा पोजीशन शो कर रहा है कि पूरी इंडस्ट्री 4% नेट इनकम अर्न कर ली, लेकिन हमारी कंपनी 7% सबसे ज़्यादा अर्न कर रही है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट इंडस्ट्री का 14 है, हमारी कंपनी का 23 है। रिटर्न ऑन एसेट जो है ये एक रेशो है, ये हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि रेशो क्या होता है। फिलहाल इतना बता दूं, ये रेशो है कि एसेट्स जो कंपनी ने खरीदे हुए हैं, जो कि एसेट्स कंपनी के पास मौजूद हैं, उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना कमा रही है। तो पूरी इंडस्ट्री 14% कमा रही है, लेकिन हमारी कंपनी 23 कमा रही है। तो ये भी फेवरेबल है, कंपनी के लिए अच्छा साइन है। अब इस सब बातों को हमने पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है कमेंट स्पेसिफिकली ऑन डिफरेंसेस बिटवीन सब जीरो एंड इंडस्ट्री एवरेज विद रिस्पेक्ट टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम एंड रिटर्न ऑन एसेट। इन सब के ऊपर अलग अलग कमेंट करना है और सजेस्ट पॉसिबल रीज़न फॉर मोर इम्पॉर्टेंट डिस्पैरिटीज़। अगर कहीं कोई मसला नज़र आ रहा है तो उसके लिए कोई रीज़न बताएं कि क्यों ऐसा है, यानी जो अनफेवरेबल है उनका रीज़न बताएं। सबसे पहले हमने कहा कि हम प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट, ये सारे इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। दोबारा देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग इनकम भी ज़्यादा है और नेट इनकम भी। ये तीनों जो है इंडस्ट्री के मुकाबले हमारी कंपनी के ज़्यादा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ सब जीरो इज़ बेटर देन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारी कंपनी की भी परफॉर्मेंस बेटर है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेट, उसके ऊपर बात करें। ग्रॉस प्रॉफिट रेट हायर है हमारी कंपनी का। ये क्यों हायर है, इंडिविजुअली इसके ऊपर कमेंट करेंगे। Higher gross profit rate shows that company charges a premium price for its products and has managed a lower cost. ये gross profit ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारी सेल ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस रख रही है वो बहुत अच्छी, प्रीमियम का मतलब है इतनी अच्छी प्राइस रख रही है कि उससे कॉस्ट भी कवर हो रही है और फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होने का कि सेल्स हमारी अच्छी हो रही हैं और कॉस्ट हमारी कम है। हमने कॉस्ट अपनी कम रखी है, यानी हमारा जो सप्लायर है उसके साथ हमारे अच्छे डीलिंग्स हैं और उसकी वजह से वो कॉस्ट हमें
कम दे रहा है बाकी सब इंडस्ट्री के मुकाबले में। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट हमारी कंपनी का वो ट्वाइस है इंडस्ट्री के मुकाबले में। इंडस्ट्री का 14 है, हमारा 23 है, तो 14 का डबल आप करें तो नियरली 23-28 करीब करीब है। तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा है इंडस्ट्री के मुकाबले में। ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अर्न्स अ हायर प्रॉफिट ऑन इट्स एसेट्स एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के मुकाबले में हमारे एसेट के ऊपर हमारी कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हम कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा है। यहाँ हमने बात की सेल्स का जो एक्सपेंस है सेलिंग के ऊपर वो ज़्यादा है, तो ये एक डिस्पैरिटी है। इसके हमने रीज़न देना है क्यों इस तरह आ रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि द कंपनी स्पेंड्स मोर ऑन सेल्स देयरफॉर इट्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज़ हायर देन इंडस्ट्री एवरेज। हमारी कंपनी जो है वो सेल पे ज़्यादा पैसे लगा रही है, इसीलिए तो हमारी कंपनी का सेल ज़्यादा है और इसी वजह से तो हमारा कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ज़्यादा है। तो हम इसकी जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हमारी कंपनी क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा पैसे इसीलिए लगा रही कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए हम सेल्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। ये जस्टिफाई हो गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे कम है इंडस्ट्री के मुकाबले में। ये क्या शो करता है कि कंपनी को कंट्रोल है अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर, यानी स्टाफ की सैलरीज, बिजली का बिल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता, एक्सपेंसेस सारे अंडर कंट्रोल है। तो ये हमने कंपनी के ऊपर कमेंट किया है, इंडिविजुअल जो जो चीज़ें हमें कही थी उनके ऊपर। और जो चीज़ ज़्यादा अनफेवरेबल आ रही थी, यानी कि हमारे सिर्फ सेल्स ही अनफेवरेबल थी, उसके ऊपर हमने कमेंट किया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है कि ये सेल्स क्यों अनफेवरेबल है, बाकी सब फेवरेबल है। तो इस तरीके से कंपनी की कॉमन साइज एनालिसिस हमने किया, परसेंटेज में कन्वर्ट करके हमने उसके ऊपर कमेंट किया। तो ये कॉमन साइज एनालिसिस